नहीं यार, तो पहली क्लास है तो हार्डवेयर रखता हूँ। सबसे पहली चीज टैक्स। टैक्स क्या होता है, कैसे होता है, टैक्स के बारे में क्या हमारे ख्यालात हैं। हमने बचपन से सुना है टैक्स जो है वो देना होता है। किसको देना होता है भाई? गवर्नमेंट को देना होता है। अब पाकिस्तान में आप कहोगे एफबीआर को देना होता है। हम यूके का टैक्स पढ़ेंगे तो एचएमआरसी को देना होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी पेपर सिलेक्ट करो, बुक खरीदो, किट खरीदो, तो आप देख लेना कि यूके टैक्स होना चाहिए। बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, यूके वेरिएंट आपने लाजमी सिलेक्ट करना है। अगर आपने यूके वेरिएंट सिलेक्ट नहीं किया और आपने गलती से पाकिस्तान वेरिएंट, सिंगापुर वेरिएंट, जिम्बाब्वेन वेरिएंट, कोई और वेरिएंट ले लिया तो आपके पैसे पूरे ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि वेरिएंट फिर बाद में चेंज नहीं होगा। तो आपने पेपर सिलेक्ट करते वक्त सबसे पहली चीज़ यूके वेरिएंट का ख्याल रखना है, ठीक है। अब टैक्स पेएबल है, हर बंदा टैक्स देता है। किसको देंगे टैक्स? हम टैक्स देंगे गवर्नमेंट ऑफ यूके को। अब गवर्नमेंट ऑफ यूके का मतलब है क्राउन। क्वीन थी, अब किंग है। तो किंग के खुद तो टैक्स लेने आएगा नहीं कि मुझे टैक्स दो, मुझे टैक्स दो। उसके बिहाफ पे एक डिपार्टमेंट बना हुआ, जिस डिपार्टमेंट का नाम है हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। एचएमआरसी जो है हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है। ये टैक्स को क्या करता है? कैलकुलेट तो नहीं करता, टैक्स की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन करता है, टैक्स की कलेक्शन करता है। यानी हर यूके का बंदा अपना टैक्स एफबीआर नहीं एचएमआरसी को जमा कराएगा। पाकिस्तान में एफबीआर होता है, यूके में एचएमआरसी होता है। अब टैक्स, जैसे अकाउंटिंग आपने बचपन में पढ़ी है कि अकाउंटिंग फॉर द ईयर होती है। एक कंपनी का अकाउंटिंग ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर, जुलाई टू जून, अप्रैल टू मार्च, कोई ना कोई ईयर एंड होता है ना। इस तरह टैक्स का भी एक टैक्स ईयर होता है और टैक्स भी टैक्स ईयर के हिसाब से कैलकुलेट होता है। पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है बजट आएगा, बजट आएगा जून जुलाई में। जुलाई टू जून हमारा टैक्स ईयर है। पाकिस्तान का फिस्कल ईयर या टैक्स ईयर जो है वो जुलाई से जून है। बजट आता है, बजट आने का मतलब ये होता है कि टैक्स के रेट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यूके में भी टैक्स ईयर है, अभी मैं बताऊंगा क्या है। यूके का जो टैक्स ईयर है वो भी फिक्स है। हर साल यूके में भी बजट आता है। वो बजट नहीं बोलते, वो बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। क्या बोलते हैं? फाइनेंस एक्ट। हम लोग बजट बोलते हैं। बात वही है कि हर साल टैक्स के रेट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, रिवाइज हो जाते हैं। अब सबसे पहले पेपर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि भाई देखो, पूरे स्किल्स लेवल का सबसे लेंथी पेपर जो है वो टैक्स है। पूरे स्किल्स लेवल का सबसे लेंथी पेपर जो है वो टैक्स है। कैसे? आप F5 की बुक उठाओ, जितनी F5 की बुक है ना उतनी टैक्स की किट है। टैक्स की अगर स्टडी टैक्स उठाते हो तो 1000 कुछ पेजेस की स्टडी टैक्स है। यानी टैक्स का कोर्स लेंथ में सबसे बड़ा है। स्किल्स लेवल का सबसे बड़ा कोर्स टैक्स का कोर्स है। अब आप में से जिसने ऑनलाइन भी जो है और जो यहाँ बैठे पहले पेपर जरूर दिए हैं, तो आपका एक कुछ लोगों का ये तरीका होता है कि आखिरी में पढ़ेंगे पेपर निकल जाएगा, 15 दिन पढ़ेंगे पेपर निकल जाएगा, हमारी जॉब है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। टैक्स का पेपर नहीं निकलेगा। टैक्स का पेपर आखिरी में पढ़ने से नहीं निकलेगा। रोज पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो बहुत है शुरू में, लेकिन रोज पढ़ो, वरना बाद में ये होगा कि इतना ज्यादा हो जाएगा कि समझ ही नहीं पड़ेगी कि मैं करूं तो क्या करूं। सबसे बड़ा कोर्स स्किल्स लेवल का टैक्स है, या उनसे ही पूछ लेना जिन्होंने आपके सीनियर्स हों, जिन्होंने कभी टैक्स का पेपर दिया। अब सर पेपर इतना लेंदी है तो पास वास भी होता है कि नहीं होता? तो टैक्स का पेपर पासिंग में सबसे अच्छा है। 50 to 55% इसका पासिंग रेशियो है। पासिंग रेशियो पूरे स्किल्स में जिसका सबसे हाई है वो टैक्स का पेपर है। और टैक्स के बाद हाईएस्ट पासिंग जो है वो FR है, F7। और इसके बाद फिर नसीब जिसका ज्यादा है, F9 का वैसे ज्यादा
आता है। आमतौर पे टैक्स का पासिंग पूरे स्किल्स में सबसे अच्छा आता है। दी टॉप पे जो पासिंग रेशियो होता है ना, वो टैक्स का ही होता है। तो पेपर इतना लेंदी है, कोर्स इतना बड़ा है, पासिंग इतना अच्छा कैसे है? तो ये पेपर पाकिस्तानियों आप लोगों के लिए बना हुआ है। पाकिस्तानियों के लिए कैसे बना हुआ है सर? कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है ना, F5 की तरह नहीं है, F9 की तरह नहीं है, F4 या F8 नहीं है, ये FR की तरह है। न्यूमेरिक्स ही न्यूमेरिक्स, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन। आपका हर वक्त कैलकुलेटर चल रहा होगा। और हमें ये पता है कि जिस चीज में कैलकुलेशन हो, हम पाकिस्तानी उस काम में बड़े अच्छे होते हैं और माहिर होते हैं, हम चीते हो जाते हैं। तो कैलकुलेशन बेस्ड पेपर होने की वजह से टैक्स का पेपर जो है वो एक तरह से हमारे लिए अच्छा भी है कि हमारे लिए ये पेपर जबरदस्त है, हम आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, डेली पढ़ना है, बाकी नस हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। अब पेपर पैटर्न क्या है? तो भाई पहला चीज, एग्जाम में आएंगे 3 सेक्शंस। एक होगा सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 सेक्शंस होंगे। अब आप लोगों ने पहले पेपर दिए हुए हैं तो आपको आइडिया, मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ। सेक्शन ए में 15 MCQs होंगे। एक कितने मार्क का होता है? 2 मार्क का एक होता है, तो 30 मार्क्स हो गए। फिर सेक्शन बी में 3 MTQs होंगे, यानी 3 सिनेरियोज होंगे। हर सिनेरियो से कितने क्वेश्चन पूछता है वो? 5 क्वेश्चंस पर सिनेरियो। एक सिनेरियो से 5 क्वेश्चन पूछता है, तो 3 सिनेरियो से कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 15। यहाँ पे भी हर क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क की होगी एट द रेट ऑफ 2 मार्क्स। तो हमारे पास ये भी कितने मार्क्स हो गए? 30 मार्क्स। अब ऑलमोस्ट FR और टैक्स का सेक्शन ए सेक्शन बी सेम ही है, कोई फर्क नहीं। सेक्शन सी, जिसको आप लोग CRQ बोलते हो, कि भाई इसमें एक्सेल चल रहा होता है। अब इसमें थोड़ा सा फर्क है। FR में कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 आते हैं। F9 में 2 आते हैं। टैक्स कहता है भाई हम 2 नहीं मानते, हम तो 3 क्वेश्चन देंगे। एक क्वेश्चन होगा 15 मार्क का, दूसरा होगा 15 मार्क का, और एक क्वेश्चन होगा 10 मार्क का। बाकी जितने पेपर्स हैं मोस्टली उनमें 2 क्वेश्चंस होते हैं 20-20 मार्क्स के। होता वही 40 का एवरेज है, वेटेज 40 होता है। लेकिन टैक्स वाले थोड़ा यूनिक हैं, वो कहते हैं हम 2 नहीं, हम 3 क्वेश्चन देगा। 2 15-15 के और एक 10 मार्क का। और ये ACC है, स्ट्रक्चर्ड पेपर्स होते हैं, अपनी बात से कभी भी वो हटते नहीं है। तो ये हमारे पास एग्जाम का एक छोटा सा फॉर्मेट है जो आप लोगों के लिए नया नहीं है। हाँ, उनके लिए नया होता है जो पहली मर्तबा F6 उठाते हैं और पहला पेपर ये F6 स्किल्स का उठाते हैं। तो ये चीज है, ठीक है। इसमें कुछ पूछना है? अब इसका एरिया क्या है? तो भाई टॉपिक्स बड़े नोट्स, टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स। इस टॉपिक के अंदर हम ये सीखते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल पे कैसे टैक्स लगेगा। अब इंडिविजुअल क्या क्या कमा सकता है? एम्प्लॉयमेंट इनकम, सैलरी, सोल ट्रेडिंग कर सकता है, किसी कंपनी में पार्टनर हो सकता है, हराम भी कमा सकता है, यानी इंटरेस्ट भी, बैंक में पैसा रखे इंटरेस्ट ले ले, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करे डिविडेंड ले ले, यानी डिविडेंड, इंटरेस्ट, या कोई एसेट वगैरह लिया हो उसको डिस्पोज, वो सारी, ये सारी चीजें इंडिविजुअल से रिलेटेड जितनी भी रेवेन्यू इनकम्स हैं वो सारी यहाँ आती हैं। दूसरा टॉपिक होता है हमारे पास कॉर्पोरेशन टैक्स। जब इंडिविजुअल पे टैक्स लगेगा तो क्या कंपनी पे नहीं लगेगा? तो जो लिस्टेड रजिस्टर्ड कंपनी है, सोल ट्रेडर नहीं है, कंपनी रजिस्टर्ड है, तो फिर उस पर जो टैक्स लगेगा उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। तीसरा टॉपिक हमारे पास होता है
कैपिटल गेन्स टैक्स। एक होती है रेवेन्यू इनकम, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, आपका ट्रेडिंग इनकम एज अ सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप में हो तो वहां से भी जो नेट प्रॉफिट का शेयर आता है वो। एक होती है कैपिटल इनकम, आपने कोई नॉन करंट एसेट बेचा, बचपन में अकाउंटिंग में किसी भी टीचर ने पढ़ाया होगा, गेन ऑन डिस्पोजल, गवर्नमेंट हिस्सा छोड़ती नहीं है। आप रेवेन्यू इनकम लो, जैसे कि टॉपिक 1 है, गवर्नमेंट आ जाएगी हिस्सा लेने के लिए। और आप टॉपिक 3 कोई नॉन करंट एसेट बेचो, शेयर्स बेच दो, सिक्योरिटीज बेच दो, कोई भी कैपिटल इनकम आपको हो जाए, गवर्नमेंट यहाँ पे भी आपसे हिस्सा मांगने आ जाएगी और बोलेगी बेटा टैक्स निकालो। यानी टैक्स कैपिटल इनकम पे भी, एसेट बेच के गेन ऑन डिस्पोजल हुआ उस पे भी देना है, और टैक्स आपको जो है वो रेवेन्यू इनकम पे भी देना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मौत का टैक्स। कोई बंदा मर गया, जब मर जाते हैं तो कब्र में कुछ लेके नहीं जाते, कफन में जेब नहीं होता। अब जब कफन में जेब नहीं होता तो जो छोड़ के मरते हैं वो किसके किसके पास रह जाता है? वारिसों के पास इनहेरिट हो जाता है। तो वारिसों की ये इनकम है भाई, उस पे लगेगा टैक्स। 40% टैक्स लेती है गवर्नमेंट ऑफ यूके। इनहेरिटेंस पे कितना परसेंट ले लेते हैं? तकरीबन 40% टैक्स ले जाते हैं। ये टॉपिक हमारा होता है इनहेरिटेंस टैक्स। वो ये कहते हैं कब्र में जेब नहीं होता, कब्र में, कफन में जेब नहीं होता। जब कफन में जेब नहीं होता तो तू मर गया भाई, तो कोई बंदा तो बीवी बच्चों के नाम पे तो है ना, बीवी चलो एग्जाम्प्ट है, बच्चों के नाम पे कुछ भी छोड़ के मरेगा, गवर्नमेंट बोलेगी बेटा बच्चों, अब्बा तुम्हें नवाज के गए ना, अब्बा तुम्हें अमीर करके लुढ़के ना, तो बेटा टैक्स दे दो। तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। लोग जो है बीवी के नाम पे, इसलिए बीवी जो है ना, जोजाए मोहतरमा, अदब से नाम लेना चाहिए, जोजाए मोहतरमा के नाम पे अगर कुछ छोड़ के मरा है तो वो है इनहेरिटेंस टैक्स। जोजा को दे के मरा तो माफ है, टैक्स नहीं लगेगा। बाकी औलाद, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, कोई भी किसी के नाम भी कुछ मर करके मर गया तो इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा। अभी अक्सर लोग जो है अब्बा के जाने के बाद दादा अम्मा के नाम पे डालना शुरू कर देते हैं। हाँ तो वही ना, टैक्स बच जाता है। 4 टॉपिक्स, पहला इंडिविजुअल का टैक्स, दूसरा हमारे पास हो गया कॉर्पोरेशन टैक्स, तीसरा है कैपिटल गेन्स टैक्स, चौथा है इनहेरिटेंस टैक्स। इसके बाद देखो कमाओगे, अब देखो आप पाकिस्तानी हो, ऑनलाइन वाले पाकिस्तानी हो और क्लास वाले पाकिस्तानी हो। पाकिस्तानी जहन को भूल जाना, 2 नंबरी, चोरी, टैक्स इवेट करेंगे, अरे हम तो बताएंगे ही नहीं, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? बेटा ये सारी 2 नंबरियां छोड़ दो। ईमानदार बच्चे हैं हम यूके में रहते हैं, उमरकोट में नहीं, यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, तो हम बड़े ईमानदारी से टैक्स भरेंगे। तो ये सोचना नहीं कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, हम तो छुपा लें। ये सारी 2 नंबरियां सब आपने यहाँ करनी है, वहां पे नहीं करनी है। ठीक है, तो भाई जितना कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। करेक्ट और रॉन्ग? जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, जितनी कम इनकम उतना टैक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर किसी को लॉस हो जाए, किसी को क्या हो जाए? लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए, तो भाई गवर्नमेंट, कमाओगे तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है। अगर आप इनकम जनरेट करते हो तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, लेकिन अगर आपको लॉस हो जाए तो गवर्नमेंट आपको रिलीफ देती है। ये लेना है, जब कमाओगे तो गवर्नमेंट टैक्स लेगी, और जब गवाओगे, जब नुकसान करोगे तो गवर्नमेंट टैक्स आपसे वापसी करेगी, आपको रिलीफ देगी। इस टॉपिक को कहते हैं हम ट्रेडिंग लॉसेस का टॉपिक, जिसमें हम सीखते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट हमें रिलीफ देती है। तो पहला टॉपिक है, किसी इंडिविजुअल को सैलरी मिल गई, इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, या उसने कोई छोटा मोटा कारोबार किया तो उस पर कमाया तो उसका टैक्स।
दूसरा एक प्रॉपर कंपनी है उस पे टैक्स, तीसरा कोई एसेट बेचा, कैपिटल एसेट बेचा, नॉन करंट एसेट बेचा, उस पे गेन हो गया, उस पे टैक्स, चौथा इनहेरिटेंस टैक्स, कोई मर गया वारिसों के नाम छोड़ के मरा, उस पे टैक्स, पांचवा ट्रेडिंग लॉसेस, छठा टॉपिक जो है वो है आपका, इसको हम कहते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूके टैक्स सिस्टम। इस टॉपिक के अंदर आप देख रहे होते हैं डेट्स, देखो भाई गवर्नमेंट का काम कर रहे हो, टैक्स पढ़ रहे हो, कब टैक्स देना है, किस तारीख को देना है, कितने हिस्सों में देना है, एक साथ देना है, इंस्टॉलमेंट में देना है, डेट क्या है, टाइम पे नहीं दोगे तो क्या होगा, टैक्स में 2 नंबरी करोगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें आप सीखोगे चैप्टर नंबर टॉपिक नंबर 6 में। और आखिरी टॉपिक जो हमारा है वो है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। F3 में बचपन में वैल्यू एडेड टैक्स पढ़ा था कि सेल्स टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कुछ भी बेचते हैं तो उस पे 20% टैक्स एड ऑन करके बेचते हैं। यूके में 20% है, पाकिस्तान में 18% है, 18 22 तो वो इंटरेस्ट रेट है, नहीं मैं उधर पूछा था जैसे बात हुआ था 22%। नहीं 18। वैट के अंदर आपको इनडायरेक्ट टैक्स और सेल टैक्स दोनों आए थे। हाँ कौन सा, सेल टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ सेल टैक्स ही है, वैट ही है। अब वैल्यू एडेड टैक्स आपने जो पढ़ा है ना वो आपने पढ़ा है 5%। अपने F3 में जो आपने इनहेरिटेंस वैट पढ़ा है वो पढ़ा है सिर्फ 5% ऑफ द टॉपिक, बाकी इसका 80% आप यहाँ पढ़ोगे और बाकी जो रह जाएगा वो अगर ATX का पेपर लोगे तो वहां पढ़ोगे। तो वैट बहुत ज्यादा डिटेल में डीपली आपको यहाँ पढ़ना होगा। तो ये कुछ हमारे पास मेन टॉपिक्स हैं। अब इन टॉपिक्स की वेटेज क्या है, देखो ये जो टॉपिक नंबर 1 है ना इंडिविजुअल, ये आपके कोर्स का आपकी बुक का 60% है, यानी हमारी बुक का हमारे सिलेबस का 60% सिर्फ ये एक टॉपिक है और बाकी टॉपिक सब मिल मिला के 40% होते हैं। यानी सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है वो इसी टॉपिक पे लगता है। इसके तकरीबन 15-18 चैप्टर हैं, टोटल 30 चैप्टर में से 15 से ऊपर चैप्टर जो है वो हमारे पास सिर्फ टॉपिक नंबर 1 के हैं। टॉपिक 1 पे जिसकी ग्रिप होती है वो पेपर आराम से पास कर लेता है। कैसे पास कर लेता है, तो अभी मैंने आपको पेपर का पैटर्न बताया था। अगर आप पेपर पैटर्न दोबारा देखो, ये रहा CRQ लिखे हुए ना, एग्जामिनर ने कहा एक 15 मार्क का CRQ और ये 10 मार्क का CRQ मैं दूंगा इस टॉपिक से। यानी हमें ये कंफर्म्ड हो गया कि 25 मार्क का पेपर तो यहां से फिक्स है, प्लस MCQs और MTQs तो कहीं से भी आते हैं, तो इसमें से MCQ और MTQ भी लाजमी ही आते हैं। दूसरा एग्जामिनर ने एक और बात बोली कि भाई देखो ये रह गया 15 मार्क का एक CRQ, ये मैं आपको हमेशा दूंगा कॉर्पोरेशन टैक्स से। यानी तय हो गया पेपर कि टॉपिक 1 और 2 अगर कर लें अच्छी तरह तो CRQ तो सारे निकल जाएंगे, 40 मार्क्स का पेपर तो निकला, प्लस MCQ भी 8-10 इससे आते ही आते हैं, लाजमी है, वरना पेश के बाद गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यही टॉपिक सबसे बड़े हैं और आपके सिलेबस का अगर हमें कॉर्पोरेशन को भी ऐड कर लूँ तो 70% हो जाता है। तो एग्जामिनर यहाँ से CRQ तो देता ही देता है, उसने खुद कहा, MCQs भी दे रहा होता है। तो ये वो 2 टॉपिक्स हैं जिसको अच्छी तरह से ग्रिप करना बहुत जरूरी है। बाकी टॉपिक्स से MTQ आता है, जैसे इनहेरिटेंस है, कैपिटल गेन्स टैक्स है, इससे आपका एक MTQ आ जाए, MCQs में आ जाए, वैट ज्यादातर MCQs में आ रहा होता है। तो ये हमारा पेपर का पैटर्न भी है और हमें पहले से जैसे बाकी पेपर से भी पता होता है, FR में भी पता होता है कि पेपर कहाँ से आएगा, CRQ सेक्शन C कहाँ से आएगा, तो ये हमें यहाँ पे भी पता है। यहाँ तक कोई सवाल हो किसी का तो पूछे। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि हम सबसे पहले यही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल।
क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक है और यही हमें पास या फेल करवाता है। ठीक है, ओके। वो बता देंगे आपको। अब देखिए, ये पहला टॉपिक है हमारा, कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड इनकम टैक्स। ये हैंडआउट्स है। हाँ हाँ, तस्वीर, एक सेकंड रुको। ठीक है, अब हम हैंडआउट नंबर 1 पे हैं, कंपटीशन ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल। सबसे पहली चीज जो याद रखनी है, इंडिविजुअल जो है वो एक आदमी है, वो बिजनेस भी कर सकता है, सोल ट्रेडर भी हो सकता है, वो जॉब भी कर सकता है, यानी वो डिफरेंट मीन्स से क्या कर सकता है, इनकम अर्न कर सकता है। हम उसको रोकेंगे नहीं, भाई कमा रहा है तो कमाना, क्या मसला है, कमाने दो उसको। अब इंडिविजुअल जो भी कमाएगा उस पर हमें टैक्स देना होगा। इंडिविजुअल जो भी कमाएगा उस पर हमें क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। टैक्स क्यों देते हैं सर? मुल्क में रहना है तो देना है, मुल्क में नहीं रहना है तो नहीं देना है, सीधी बात है। अब देखो, ये पहला टॉपिक है, अभी मैंने सिर्फ पेपर का इंट्रो ही बताया है। अब देखो, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, एक चीज है टैक्सियर। जैसे कि अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग में क्या पढ़ते हैं कि भाई हमारा ये अकाउंटिंग ईयर है, हम अकाउंटिंग ईयर से आगे नहीं जाते, पीछे नहीं जाते। कोई भी इनकम हो, हम एक अकाउंटिंग ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं, करेक्ट और रॉन्ग? अब अकाउंटिंग ईयर पे काम करने वालों, टैक्स भी तो कोई ना कोई पीरियड फिक्स करके चलेगा कि नहीं चलेगा? टैक्स का पीरियड, जिसको आप लोग पाकिस्तान में बजट बोलते हो, जुलाई से जून है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं यूके वेरिएंट। यूके का जो टैक्स ईयर आप पढ़ोगे, उस टैक्स ईयर को कहते हैं 22-23। 22-23 शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है 6 अप्रैल 2022 से 5 अप्रैल 2023 तक। हमारे लिए रेलेवेंट टैक्स ईयर है 22-23। 6 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था और 5 अप्रैल 2023 पे ये क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। यानी इसका मतलब ये है कि आप लोग आउटडेटेड पढ़ रहे हो। ज़हन में आएगा ना कि सर अप्रैल 2023 तो इस दुनिया में चली गई, हम तो जून में खड़े हुए हैं। तो यानी सच्ची मुच्ची में, रियलिटी में यूके के अंदर जो है वो चल रहा होगा 23-24, अगला साल चल रहा होगा ना, 23-24 चल रहा होगा। आप हमें क्या पढ़ा रहे हो, 22-23 पढ़ा रहे हो? सर गलत है, हम जुल्म के खिलाफ एहतजाज करेंगे। तो भाई हमने एसीसी से पूछा, एसीसी ने फरमाया बदमाश आप लोग नहीं है, बदमाश हम। एसीसी ने कहा बेटा देखो, मार्च अटेम्प्ट, सॉरी क्या हुआ, जून अटेम्प्ट, फिर सितंबर आएगी, फिर दिसंबर आएगी, और फिर आएगी मार्च 2024। ऐसा ही है ना? इन सारी अटेम्प्ट्स में जो भी बच्चे पेपर देंगे वो सब टैक्स ईयर 22-23 के हिसाब से पेपर देंगे। ये अटेम्प्ट हो चुकी है, जून 23 हो चुकी है। आप लोग सितंबर में पेपर दें या दिसंबर में दें या अगले साल मार्च में दें, आपको जो टैक्स ईयर फॉलो करना है वो 22-23 ही करना है। ऑल दो यूके में 23-24 आ चुका है, बट एसीसी का ये रूल है कि हर साल वो जो है वो 4 अटेम्प्ट्स के लिए एक ही टैक्स ईयर चलाता है। यानी इसके बाद जब जून 2024 की अटेम्प्ट आएगी
तो उसमें जो टैक्स ईयर स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, वो 23-24 होगा। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने 22-23 ही पढ़ना है। अब जो सबसे ज्यादा रिस्की बच्चे होते हैं ना, वो मार्च अटेम्प्ट के बच्चे होते हैं, कि मार्च अटेम्प्ट में अगर किसी का पेपर लुढ़क गया और फिर वो री अटेम्प्ट जून में देगा ना, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। कैसे? मिसाल के तौर पे उसने 10% टैक्स निकालना सीखा होता है और फिर 12% हो गया होता है, तब वो जब वो पेपर की तैयारी करके बैठा होता है ना, दिमाग में 10% फिक्स हुआ होता है, उंगलियां खुद ब खुद 10% निकाल रही होती हैं, और वो फिर उसको कर ही नहीं पाता, दिमाग उसका शार्ट हो जाता है। सब अलाउंसेस, हर चीज बदल जाती है। तो मैंने सिर्फ एक 10% की एग्जाम्पल दी, बैंड्स, रेट्स, हर चीज बदल जाती है, तो फिर वो बच्चा हो जाता है पागल। तो हमने पागल नहीं होना। आप लोग तो अभी आपके पास तो टाइम है, लेकिन मार्च अटेम्प्ट के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए खतरा होता है। लेकिन आप लोग अभी सितंबर के हैं, तो आप यू डू हैव टाइम। ठीक है, तो भाई ये टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर आपको याद होना चाहिए। इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स ईयर है 22-23, 6 अप्रैल 2022 से शुरू होता है और 5 अप्रैल 2023 पे क्या हो जाता है, खत्म। अब हमने पूछा, देखो एक बात याद रखना, टैक्स के पेपर में बदमाश जो है ना, वो कौन है, HMRC। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आपके दिमाग में ये चीजें आएंगी थोड़े दिनों बाद, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं। एसिड कौन सी साइड पे पड़ता है? क्यों? किसने बताई? एक बंदा था जिसने ये रूल बनाया, एक बंदा था जिसने ये रूल बताया था। रूल बताया था, उसका नाम भूल गया, वो बहुत बड़ा मुझे, जो साफ साफ करते ना कॉपी में, हाँ। नहीं यार ये कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल चाहिए, तो आप चाहे आपको पता हो उसका नाम। आसान ये है कि भाई ये रूल है। अब टैक्स में आप बहुत सारी होशियारियां करने सीखोगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं, अल्फाज पे ध्यान देना, यूं करेंगे, इसको यूं करेंगे, इसको यूं करेंगे। दिमाग में कभी कभी आएगा, पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, क्यों? तो क्यों का सवाल सोचना भी नहीं। टैक्स में क्यों नहीं होता, टैक्स में यूं होता है। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ये रूल्स हैं, ये कानून है। बजट है ना, पाकिस्तान में भी तो हर साल पेश होता है, अभी पास हुआ ना बजट, तो उनका अप्रैल टू अप्रैल है, हमारा जुलाई टू जून है। चीज तो सेम है। कभी जाके पूछा आपने कि भाई ये बजट में ये चीज यूं क्यों कर दी? क्या बोलते हैं, थोड़ी सी हम पीछे बीप 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 वाले अल्फाज यूज करते हैं और फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ। बजट किया ओके माय गॉड, ठीक है। तो यही बात, यही चीज आपकी यूके में भी है। यानी HMRC ने जो बोला सुबह है, तो हम बोलेंगे लब्बैक, सुबह है। वो बोलेंगे रात है, हम बोलेंगे रात है, क्योंकि हमें पास होना है। पेपर फीस 55,000 हो गई है, ऐसा ही है ना। तो होशियारी बिल्कुल नहीं करनी। आगे, तो हमारा डॉन या हमारे कोर्स का बदमाश जो है, वो है प्यारा HMRC, जो बोलेगा हम मान लेंगे। ठीक है, अब HMRC ने आपको कहा कि भाई आपका जो टॉपिक 1 है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल, इसके लिए कौन कौन सी इनकम निकालनी है। तो उन्होंने कहा भाई देखो, एक इंडिविजुअल होता है, वो एम्प्लॉयमेंट इनकम कमाता है। कौन सी इनकम कमाता है? फिर वो सोल ट्रेडिंग भी कर सकता है। क्या कमाता है? ट्रेडिंग इनकम कमाता है। बिजनेस इनकम, ट्रेडिंग इनकम कमा सकता है। फिर वो लैंडलॉर्ड भी हो सकता है, लैंडलॉर्ड हो सकता है तो वो प्रॉपर्टी इनकम भी कमा सकता है। फिर वो थोड़ा बिगड़ा हुआ बच्चा भी हो सकता है। बिगड़ा हुआ बच्चा होगा तो क्या कमाएगा? हराम, हराम की तरफ जाएगा। फिर वो किसी कंपनी में अगर शरीफ बोलो तो इस्लाम में डिविडेंड इनकम भी कमा सकता है। 5 सोर्सेज नजर आ रही हैं। और बंदा जब रिटायर होता है तो उसको क्या मिलती है? ये 6 सोर्सेज आपके कोर्स में है। अभी हमने कैपिटल गेन्स टैक्स स्टार्ट नहीं किया, हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा? कंपटीशन ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स। कंपटीशन ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल में 5 इनकम्स हैं जो आपके सामने लिखी हुई है। अब टैक्स का पेपर जब पढ़ के आते हैं ना, कि हम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो पहली क्लास से पहले सबका ज़हन ये होता है हम टैक्स निकालेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? टैक्स निकालना तो 2 चैप्टर है,
हमारे 30 में से सिर्फ 2 चैप्टर में टैक्स निकालने सिखाया है, बाकी 28 चैप्टर में क्या सिखाया है? तो बेटा जो बदमाशी है ना वो HMRC की, वो ये है कि वो आपकी अकाउंटिंग के हिसाब से निकली हुई इनकम को मानता ही नहीं है। आपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IS 16, IS 40, IS 20, पता नहीं कौन कौन से IFRS लगा करके ये बेहतरीन इनकम स्टेटमेंट SOCI बनाई है। टैक्स बोलते हैं खल्ली वल्ली, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर, वी डोंट गिव अबाउट दैट, हम इसको मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते भाई? वो कहते बदमाश कौन, अकाउंटिंग बड़ा बदमाश कि टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा बदमाश? कौन? टैक्स। तो सारी इनकम जो अकाउंटिंग के हिसाब से निकली हुई होती है ना, वो सबको रिकैलकुलेट करना होता है, और यही हमारा सिलेबस है। हमारे पेपर का नाम टैक्स जरूर है, लेकिन इसके अंदर सबसे मेन काम, यानी 28 चैप्टर आप देखोगे टैक्सेबल इनकम की कंप्यूटेशन है। आप इनकम को कैलकुलेट करते हो, इनकम को सीधा करते हो, आप अकाउंटिंग की निकली हुई इनकम को नहीं मानते, आप टैक्स के रूल्स के हिसाब से सारी इनकम को कैलकुलेट करते हो, और जब इनकम आ जाती है, टैक्सेबल इनकम आ जाती है, इसके बाद कहीं जाके आखिरी में थोड़ा सा टैक्स की वर्किंग होती है और टैक्स आ जाता है। टैक्स लगाना कोई साइंस नहीं है। पेपर में टैक्स कैलकुलेशन के मार्क्स अगर आते हो तो ज्यादा, अगर मैं बहुत ज्यादा बोलूं तो 10 मार्क्स का पेपर हो टैक्स कैलकुलेशन का, वेटेज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स 10 मार्क्स की हो तो आप नसीबदार हैं। इनकम के ही मार्क्स, पेपर ही पूरा कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम पे खड़ा है। बात समझ आ रही है? अब ये इनकम्स आ गई, अब सारी इनकम को एक एक करके कैलकुलेट करना है। एम्प्लॉयमेंट इनकम एक चैप्टर, प्रॉपर्टी इनकम एक चैप्टर, इंटरेस्ट डिविडेंड एक चैप्टर, पेंशन का एक चैप्टर, ट्रेडिंग इनकम के 5 चैप्टर। यानी टैक्स के रूल्स के हिसाब से अपनी इनकम को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है, यही हमारा सिलेबस है। टैक्स तो एक सेकेंडरी आइटम है, टक टक करके लग जाता है, कोई मसला ही नहीं होता है, स्प्रेडशीट है। अब इन इनकम्स को हम अज्यूम करेंगे, पहले हम टैक्स निकालना सीख लेंगे। इस वीक में हम सीखेंगे टैक्स कैसे निकलता है, फिर इसके बाद हम आ जाएंगे एक एक इनकम को उठाएंगे और इनकम निकालना सीखते जाएंगे। हमारे जहन में टैक्स की वर्किंग होगी, यानी अभी से हमारी ये अजम्पशन है कि ये इनकम सारी हमें निकालने आती हैं, गिवन होंगी आपको, और आप क्या निकालोगे? सिर्फ टैक्स। और जब टैक्स निकालना सीख जाओगे तो फिर हम एक एक इनकम को खोल के देखेंगे कि अब ये इनकम आई कैसे थी। तो अब इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मेट यूज करते हैं, ठीक है? वो फॉर्मेट इस इनकम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। ये टैक्स के डिपार्टमेंट करता है। वो कहते हैं भाई इनकम की 3 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है नॉन सेविंग, दूसरी होती है सेविंग, और तीसरी होती है डिविडेंड, और टोटल का कॉलम तो हमारे पास होता ही है। अब इन इनकम्स को वो कैसे कैटेगराइज करता है? ये जो ग्रीन वाली है ना, इनको ये उठा के बोलते हैं कि भाई ये जाएंगी नॉन सेविंग में। क्यों जाएंगी? पूछो ना क्यों? क्योंकि रूल है, क्योंकि रूल है। ये गई यहाँ पे, पेंशन भी नॉन सेविंग का हिस्सा है। बाकी बचा क्या? इंटरेस्ट और डिविडेंड, इंटरेस्ट सेविंग और डिविडेंड अपने कॉलम में, और हमारे पास एक आंसर्स आ जाएंगे जिसको हम टोटल इनकम बोलेंगे, और टोटल का कॉलम तो हमने बनाना ही है। ये एक छोटा सा फॉर्मेट बन गया, 2 मिनट में फॉर्मेट बन गया कि भाई इनकम जब दी हो तो उनको कैसे फॉर्मेट में बिठाना है। साथ साथ फिर लिखते भी जाइएगा ताकि आपका भी टाइम बचेगा। शाबाश, इसको लिख लो। टैक्स रेट शेड्यूल सब दिए हुए होते हैं। हाँ, तो पहली क्लास है इंशाल्लाह, फिर हम देखेंगे इसको। तो फटाफट लिख लीजिएगा।
तो मैंने वो बुक पढ़ी ना अपना, मेरे साथ मार्केट में देना पेपर, तो मैंने फ्रेंड खाली था, तो मैंने उसको बुक में दोस्त ली थी, तो वो चल जाएगी बुक। मुझे दिखा दे, तस्वीर भेज देना, मैं बता दूंगा। आपका नाम क्या? कंबर। कंबर। और आपका बेटा? गाय। हाँ, गाय गाय। बड़ा मुश्किल नाम है, वैसे याद नहीं होगा जल्दी। और वो यही कर टाइम, टाइम मीन्स लॉन्ग टर्म ना? हाँ, दायमी टाइम होता है। नाम ही कम सुनूंगा आपने। हाँ, नाम ही बहुत कम सुना हुआ है। सुना ही नहीं है मैंने तो, किसी का नाम नहीं सुना, ये मैंने पहली बार सुना है। गब्बर भी बहुत कम नाम है, लेकिन गब्बर सुना हुआ है मैंने। कंबर में बहुत। हाँ। हम्म। ऑनलाइन वालों को कोई सवाल है तो बता देना, वरना आप लोग भी फटाफट कॉपी करो। तो वो ये पूछना पागल हो गया है, कैसे तो गेम में होगा तो अब देखिए, आज फर्स्ट क्लास है, इसे हैंडआउट का प्रिंट नहीं किया है, क्योंकि पता नहीं था कि ऑनलाइन कितने होंगे और क्लास में कितने आएंगे, क्योंकि मौसम भी बड़ा खतरनाक हुआ था और लोग डरे हुए हैं। तो ये हैंडआउट में ये सारी बातें जो अभी आपने लिखी है ना, ये लिखी हुई है कि नॉन सेविंग में क्या आएगा, इंटरेस्ट डिविडेंड में क्या आएगा, फॉर्मेट भी बना हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हम क्वेश्चन 1 से इस फॉर्मेट को देखेंगे। तो क्वेश्चन 1 को जरा पढ़िएगा, शाबाश। या मैंने इसको ले लिया वन नोट पे, पढ़िए। इनकम दी हुई है सारी जो अभी हमने बात की है, और मांगा क्या है? यानी सिंपल क्या करना है, फॉर्मेट में डाल के बंद कर देना है इसको, खत्म। नॉन सेविंग का कॉलम, सेविंग्स का, डिविडेंड का, और कौन सा, टोटल। जरा बताओ भाई, ट्रेडिंग इनकम कहाँ जाएगी? नॉन सेविंग में। कितनी? टोटल में भी आ जाएगी। फिर एम्प्लॉयमेंट कहाँ जाएगी? साथ साथ लिखते भी जाइएगा, शाबाश। कोई सवाल हो तो ऑनलाइन वालों आप लोग भी पूछ लेना, आप लोग तो पूछ ही लेना। फिर प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी भाई? नॉन सेविंग में। फिर कौन सी इनकम है? हराम इनकम। इंटरेस्ट रिसीव कौन से कॉलम में? सेविंग के कॉलम में। टोटल में तो आएगी ही आएगी। और डिविडेंड, डिविडेंड डिविडेंड में। चलो भाई, ये हो गया, कहानी खत्म, पैसा हजम। टोटल करेंगे 45, 5, 10 और 7। क्या बोलते हैं इसको? टोटल इनकम। कितना आसान सा लगा ना, लेकिन अभी ये शुरुआत है।
इतना आसान थोड़ी है, स्किल्स का पेपर है। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, जनरल नॉलेज। जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा, जितनी इनकम कम उतना कम टैक्स। गवर्नमेंट ऑफ यूके को हमने जाके बोला कि यार बस कर जाओ, इतना 60,000 पे कोई टैक्स होता है, माफ कर दो यार, कोई रिलीफ स्लिप तो दो। तो गवर्नमेंट ने 2 रिलीफ दिए हैं। कितना दिए हैं? पहले रिलीफ का नाम है इंटरेस्ट पेड। गवर्नमेंट कहती है यार अगर आपने कोई इंटरेस्ट पेमेंट की है ना तो यहाँ से माइनस कर सकते हैं। हर रीजन की इंटरेस्ट पेमेंट तो टैक्स है, यहाँ पे कंडीशनल होगा। जो भी बात होगी उसकी कोई ना कोई कंडीशन होगी। तो इंटरेस्ट वो कहते हैं कि भाई हम आपको पहला रिलीफ देते हैं जिसका नाम है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट बोले तो आसान जबान में इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आपने कोई इंटरेस्ट पेमेंट करी है जो क्वालिफाई यानी कंडीशंस को मीट कर दे तो आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से माइनस कर सकते हो। और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा ना उसको बोलेंगे नेट इनकम। सर ऐसा भी होता है कि आप मेरे भाई हैं, मेरा 60,000 मेरी इनकम है, तो मैंने आपसे ऐसे फंड जो है ना उधार ले लिया आपसे 60,000 रुपये और इंटरेस्ट दे दूंगा आपको। मैंने बोला कंडीशन 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 बताएंगे, फिक्स है, 5 कंडीशन है, छठी नहीं है। नहीं, आपसे उधार लिया और आपको मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो आप मुझे वो पैसा मुझे वापस कर दें हाँ, तो। वो कंडीशन को मीट नहीं करेगा ना। अच्छा, वो बैंक को करना पड़ेगा। अब देखो कंडीशंस क्या है, ये हैंड आउट में लिखी हुई है 5 कंडीशन। इससे हट के अगर इंटरेस्ट पेमेंट हुई है ना तो वो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं, आप माइनस नहीं कर सकते। तो कंडीशंस क्या है? 2 कंडीशन एसेट से रिलेटेड है और 3 कंडीशन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। एसेट से रिलेटेड मतलब मैं उधार लूंगा और उस उधार के पैसों से कोई एसेट खरीदूंगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कुछ भी, कोई भी नॉन करंट एसेट खरीदूंगा। लोन लूंगा और लोन से क्या लूंगा? एसेट लूंगा। एसेट किस काम के लिए लूंगा? तो देखो क्या लिखा हुआ है नंबर 1 में, पार्टनरशिप में, ट्रेडिंग नहीं, पार्टनरशिप में इस्तेमाल के लिए मैं वो एसेट लूंगा और किसी पार्टनरशिप में वो एसेट को लगा दूंगा। बीइंग अ पार्टनर, पार्टनर क्या होते हैं? पार्टनर इन्वेस्ट करते हैं ना, एसेट भी इन्वेस्ट करते हैं। तो बीइंग अ पार्टनर में किसी पार्टनरशिप में एसेट इन्वेस्ट करना चाहता था, जेब खाली थी, बैंक से लोन पकड़ा और पार्टनरशिप में लगा दिया। दूसरा, घर था गुलशन मेमार में, ऑफिस है गुलशन हदीद में। कितने किलोमीटर हुआ? 25-30 किलोमीटर हुआ। ना बाइक है ना गाड़ी है, बस में जाते हैं तो कितनी बस बदलेंगे? 4-5 बसें बदलनी पड़ेंगी। और ये याद रखना गुलशन मेमार और हदीद दोनों जो है वो यूके में, ठीक है, अज्यूम कर लो वरना तो नहीं होगा ना, चलेगा नहीं। तो अब ये बेचारा सुबह 4 बजे उठता होगा, फजर की जमात अदा करने के बाद सीधा ऑफिस के लिए निकलता होगा, तब कहीं जाके 9 बजे ऑफिस पहुंचता होगा। और फिर ऑफिस से सेठ तो सेठ होता है, सेठ जब छोड़े 5 बजे तो छुट्टी नहीं होती, सेठ जब छोड़ेगा तब वो बेचारा निकलेगा और रात के 1-1:30 बजे घर पहुंचेगा। और जब इतवार को उसकी छुट्टी होगी तो फिर बच्चे पूछेंगे अम्मा से, अम्मा ये आदमी कौन घूम रहा है? यानी वो अपने बाप से मिलते ही नहीं होंगे। तो बाप परेशान हो गया, उसने जब सुना कि बच्चे पूछ रहे अम्मा से, अम्मा ये आदमी कौन है? तो अम्मा ने कहा ये वही है जिनके तुम हो। तो फिर जो है वो बताया, उसने सोचा ये मसला है, इस मसले को हल करो, उधार पकड़ो और बाइक लो।
उधार पकड़ो और गाड़ी लो ताकि ऑफिस आना जाना जॉब में आसानी हो जाए। इस मकसद के लिए भी अगर कर्जा पकड़ा, लोन पकड़ा, तो भी ये इसका इंटरेस्ट जो है वो आप क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम में से, टोटल इनकम से माइनस कर सकते हैं एज अंडर द हेडिंग ऑफ क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। तीसरी, चौथी, पांचवी, आपने शेयर्स खरीदने हैं। क्या करना है भाई, आपने शेयर्स खरीदने हैं। शेयर्स खरीदने के लिए कर्जा लिया। शेयर्स किसके? किसी एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी के। अब ये एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी क्या होती है? नोकिया का नाम सुना? हर वो कंपनी जिसके 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग उसके एम्प्लॉइज के हाथ में हो। दुनिया में सबसे मशहूर कंपनी नोकिया एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी की सबसे मशहूर एग्जांपल है कि जब वो बैंकरप्ट हुई, तबाह हुई, तो उसके एम्प्लॉइज ने ही उसकी शेयर होल्डिंग खरीदी और नोकिया चल रही है अभी तक। बर्बाद है लेकिन चल रही है। तो नोकिया इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी। वो कंपनी जिसकी 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉय ही ऑनर होते हैं, तो वहां पे उस कंपनी को एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी बोलते हैं। ऐसी कंपनी में शेयर खरीदे, या फिर आपने लोन लिया किसमें शेयर खरीदने के लिए? पार्टनरशिप में। या फिर आपने लोन लिया किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए। कोऑपरेटिव F1 बचपन में क्या होता है? कोऑपरेटिव जिसके शेयर होल्डर नहीं होते, जिसके मेंबर होते हैं। टीचर ने पढ़ाया था, बेटा बिल्डिंग में रहते हो, घर में रहते हो, फ्लैट में रहते हो, बिल्डिंग कमेटी देनी पड़ती है, मेंटेनेंस। वो मेंटेनेंस कौन? कोई यूनियन बनी होती है। वो सारे वो होते हैं जो बीवियों से परेशान होते हैं। बीवियों से परेशान फारिग, यानी वो रात को 6-8 बजे घर आते हैं और फिर नीचे बैठ के बिल्डिंग की मोटरें सही करवा रहे हैं, लिफ्टें सही करवा रहे। अरे इतने फारिग। तो बाद में तहकीक से पता चला कि बीवियों से परेशान होते हैं। ठीक है, अब कोई लेडी तो नहीं है ना हमारी क्लास में, वरना चलो खैर। खवातीन भी होती होंगी बिल्डिंग कमेटी की मेंबर्स जो शोहरों से परेशान होती होंगी बेचारियां। सही है, सही है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, अगर आपने कर्जा पकड़ के उधर इन्वेस्टमेंट फरमाई है तो उसका इंटरेस्ट भी आपका जो है वो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट बन जाएगा। ये आपको ABCDE याद करना पड़ेगा कि ये कंडीशंस ऑफ क्वालिफाइंग इंटरेस्ट हैं। अगर क्वालिफाइंग इंटरेस्ट होगा तो हम इसको कॉलम्स में से सीक्वेंस वाइज माइनस करेंगे। कैसे सीक्वेंस वाइज माइनस करेंगे? क्वेश्चन 2 को देखेंगे आप, सब कुछ वही है, हर चीज सारा डेटा वही है, बस मैंने इसमें एक लाइन बढ़ाई है। अगर मैं इसको 1 नोट पे ले जाऊं और 1 को मैं मिटा के 2 कर दूं तो देखिए क्या नजर आता है। पढ़ना क्या एडिशनल लाइन नजर आ रही है? इंटरेस्ट पे किया है लोन पे, जो लोन लिया था पार्टनरशिप में शेयर्स खरीदने के लिए। क्या ये हमारी किसी कंडीशन को मीट करता है? इनमें से ये ABCDE में से कौन सी कंडीशन नंबर डी को मीट करता है? जब डी को मीट कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस करेंगे। अब जरा गौर से देखना कैसे माइनस करेंगे। ये आ गया कलर, 5000 है ना। अब टोटल से तो कर दिया, टोटल से तो कर दिया, नॉर्मल है। अब कॉलम कौन सा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके माइनस करेंगे सीक्वेंस वाइज। यानी सबसे पहले कहां से माइनस किया? नॉन सेविंग से किया और खत्म हो गया ना। कितना बचा ये? इसको कॉपी कर लीजिएगा साथ साथ। क्वेश्चन 2 का आंसर आ गया आपके पास। ऑनलाइन वालों कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिएगा। जो भी है ऑनलाइन में, अभी मैं नाम सबके मुझे नहीं पता है। अभी लग रहा है बेटा टेस्ट, ये पहली क्लास है। 2-3 क्लास बाद आप बोलोगे सर डेली नहीं पढ़ूंगा तो मर जाऊंगा। तो ये तो मैं शुरू से कहूंगा कि रोज 1 घंटा पढ़ो टेक्स्ट को। जिन्होंने पहले टेक्स्ट पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है तो मेरे दोस्तों, टेक्स्ट आखिरी में गले का फंदा बन जाता है उन बच्चों के लिए
जो शुरू से नहीं पढ़ते, आखिरी में ऐसी खिचड़ी बनाते हैं ना, खिचड़ी। और ये मेरे अल्फाज में हमेशा पहली या दूसरी क्लास में कहता हूं कि भाई अगर टेक्स्ट शुरू से नहीं पढ़ोगे तो ऐसी जबरदस्त किस्म की खिचड़ी तैयार होगी कि आखिरी में आप मुझे बोलोगे सर ये वाली यूं होती है ना, तो मैं कहूँगा बेटा क्या हो गया, तबीयत सही है, ये उस टॉपिक के, अरे हाँ सर हाँ हाँ सही है सही है, याद आ गया याद आ गया। तो मिक्सअप बहुत होता है, ये कोर्स बहुत बड़ा है। अभी मैं वो बता रहा हूँ मिस्टर, क्या नाम है आपका, उवेश, जो आपका सवाल है वो मेरा अगला टॉपिक है। 2 मिनट, ये लिख लिया। अब जरा अजम्पशंस लेंगे कुछ छोटी सी इंशाल्लाह। अब मैं कुछ अज्यूम करूंगा, मैं ये पूरा ऊपर की चीजें सारी मिटा देता हूँ। नॉन सेविंग्स, सेविंग्स और डिविडेंड। अब मैं कहता हूँ भाई देखो, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट तो 5,000 है ना, अज्यूम करो ऊपर की इनकम्स चेंज है, ये मैंने नंबर्स को हटा दिया, बाकी ये सब कुछ सेम, ये सही है। मैं कह देता हूँ भाई ये टोटल इनकम जो है ना, इस कॉलम में 500 है, इस कॉलम में 3,000 है, और इस कॉलम में 10,000 है। टोटल कितनी हो गई? 13,500। ठीक है मिस्टर टाइम। अब जरा देखो, सोचो समझो, हमने चीजें बदल दी, डेटा को थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट ऑल दो 5,000 ही है, टोटल 13,500 थी, 5,000 माइनस हो गया, लेकिन सीक्वेंस है ना, पहले कौन से कॉलम से? नॉन सेविंग से। कितना? सिर्फ 500। अभी कितना रह गया बाकी? 5,000 माइनस करना है ना, 4,500 बाकी रह गया। अगले कॉलम में सेविंग के कॉलम से नंबर 2 कितना कर सकते हैं, यानी 3,000, यहां से 500 और 3,000 3,500। अभी और कितना रह गया? 1,500। कौन से कॉलम से? ये सीक्वेंस है भाई, कि पहले स्टार्टिंग कॉलम से और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप अपने कॉलम्स को कम करते जाएंगे। 8,500 आएगा मेरे ख्याल में, और ये भी यही आ जाएगा, ये भी लिख लीजिएगा। ये केस 2 कर दिया मैंने, जल्दी से लिख लीजिए, शाबाश। हाँ हाँ, हम्म, 7, 20, 25 पे जा रहे हैं नमाज पढ़ के। हाँ तकरीबन, ऊपर तो नमाज भी होती है ना। अभी तो 7:30 4 से बढ़ के 8 तक जाते हैं। हाँ। अब देखो, ये तो एक केस स्टडी मैंने बना दिया कि ये हो सकता है। एक और केस हो सकता है, क्या हो सकता है सोचो? गरीब आदमी, गरीब 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 आदमी मतलब जन्नती आदमी। अज्यूम करो ये बंदा का नॉन सेविंग 500 है, लेकिन ये फिर भी हराम काम कर रहा है, सुधर नहीं रहा है, इस वजह से इस पे गुर्बत आई है। इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, इस गुर्बत का रीजन यही है। चलो, कितना हुआ टोटल इनकम? इंटरेस्ट की वजह से बर्बाद हो गई है, 2,500 है। मेरे दोस्तों, आपको अलाउड कितना है एक्सपेंस में? क्वालिफाइंग इंटरेस्ट कितना है? 5। कम कमा रहे हो तो क्या गवर्नमेंट का कसूर है, क्या आपका कसूर है?
आपका कसूर है। गवर्नमेंट आपको कितना रिलीफ दे रही है? 5 कमाओ ना, रिलीफ लेना है तो 5 पूरे कमाओ। अब आप बोलो सर 500 का रिलीफ तो यहाँ से मिल जाएगा, 1500 का यहाँ से मिल जाएगा, 500 का यहाँ से मिल जाएगा। सर 2500 का रिलीफ मिला, इनकम कुछ नहीं बची, इनकम 0 हो गई। सर 5000 में से मैंने यूज किया है कितना? सिर्फ 2500। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट अनयूज्ड कितना रह गया? सर ये 2500, मुझे ये बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया, मुझे इसका भी रिलीफ चाहिए। गवर्नमेंट चल रहे नहीं देते रिलीफ विलीफ, कम कमा रहे, हमारा कसूर। यानी अनयूज्ड अगर कुछ रह गया तो इसको टेक्निकल टैक्स की जबान में बोलते हैं वेस्ट हो गया। यानी ये बेनिफिट था, आपको 5000 तक का टैक्स में इनकम पे छूट थी, आपने कम यूज किया, आपने कम कमाया, गवर्नमेंट ने आपको कम रिलीफ दिया, वरना आपको 5000 तक का रिलीफ मिलता। इट्स यू, बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, आपने कम कमाया इसलिए आपको कम रिलीफ मिला। तो बाकी जो रिलीफ रह गया, यहाँ पे लोग बोले सर ये जो बच गया है ना, इसको क्या ये हमें अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? ऐसा कोई सीन नहीं है। जिस साल का क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है उस साल की इनकम से माइनस करो, हो जाए वेल एंड गुड, नहीं होता वेस्ट, खत्म। तो ये है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट की पूरी कहानी। हमने 2 केसेस बना के आपको बता दी, इसको कॉपी कीजिएगा, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। कहीं भी कुछ भी नहीं, ये बस उसी साल के लिए है, कैरी फॉरवर्ड शॉरवर्ड नहीं होता। जिस साल है उस साल रिलीफ लो, वरना इसको छोड़। आप कितने पेपर पास हैं? 7 दे दिया है कि वो पास है? अच्छा, और अभी कौन सा दिया है जून में? अच्छा, अब देखो आगे चीज बढ़ेगी। हमारे पास कॉलम्स हैं नॉन सेविंग का, सेविंग्स का, डिविडेंड का और टोटल का। हम लोग कहां तक पहुंच गए? चलते चलते हम पहुंच गए नेट इनकम पे। नेट इनकम हमारा फाइनल क्वालिफाइंग इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आती है। हम गवर्नमेंट के पास गए और हमने बोला गवर्नमेंट कुछ रिलीफ तो दे, कितना टैक्स लोगे, कितना कमाओगे, कवर में लेके जाओगे क्या? हमने किंग के पांव पकड़ लिए, हमने बोला हमें टैक्स में रिलीफ चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम यूके वाले हो, यूके सिटीजन हो, अपने ही बच्चे हो, तो गवर्नमेंट ऑफ यूके जो है वो एक अलाउंस देती है हर यूके सिटीजन को 12,570। हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? 22-23 में फिक्स है कि आपको 12,570 की इनकम की छूट मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, नॉन कंडीशनल। अभी तक क्वालिफाइंग इंटरेस्ट तो वो होता है ना जो कंडीशंस होंगी तब मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। पर्सनल अलाउंस हर यूके वाले को जो टैक्स देने आएगा, यानी इसको यूं समझ लो कि अगर आप 12,570 से कम कमाओगे ना, आपको कोई टैक्स ही नहीं देना, क्योंकि इसका जो आंसर होता है ना, इसके बाद जो आंसर आता है ना, उसको हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। और सारा झगड़ा टैक्सेबल इनकम का ही तो है, क्योंकि टैक्स लगता है टैक्सेबल इनकम पे। यानी टैक्सेबल इनकम आपका वो पॉइंट है जिस पे टैक्स लगना है। जितनी ज्यादा टैक्सेबल इनकम उतना ज्यादा टैक्स। तो गवर्नमेंट ने आपको 2 रिलीफ दिए, एक है वो आप पे डिपेंड करता है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट के, आपने अगर इंटरेस्ट पे करा है उन 5 में से किसी एक कंडीशन वाले लोन के लिए तो आपको मिलेगा, वरना नहीं। लेकिन एक रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से तोहफा है, गिफ्ट है, हर किसी को देगी, हर यूके रेजिडेंट को देगी। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपकी नेट इनकम 12,570 से कम आती है
तो ऑटोमेटिकली नो टैक्स, क्योंकि पर्सनल अलाउंस वो कवर अप हो जाएगी और आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये पर्सनल अलाउंस की कहानी जो हमने बताई ये यहाँ पे पूरी लिखी हुई है। मैं हैंड आउट अभी शेयर भी कर दूंगा क्लास के बाद, तो आपको मिल भी जाएगा। पर्सनल अलाउंस 12,570, ये आपको याद हो जाएगा खुद ही, लेकिन पेपर में ये गिवन होता है। अब अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन 2, उसकी हमने नेट इनकम निकाली थी ना, कितनी आई थी जरा बताना। हाँ नहीं नहीं, जो मेन क्वेश्चन था हमारा जिसमें 60,000 किस था, 55 नहीं आई थी। नहीं नहीं बेटा, मेन क्वेश्चन जो था ना ये वाला, देखो क्वेश्चन 2, 15, 25, 40, 45 में 5 गए थे तो ये 40 था, फिर इंटरेस्ट 5 था, ऐसे ही था ना। क्वेश्चन 2 को क्वेश्चन 3 बना दिया, क्वेश्चन 2 को क्वेश्चन 3 बना दिया। नेट इनकम तक तो हम पहुंच चुके थे। रूल के हिसाब से खुद से पर्सनल अलाउंस माइनस करना है। पर्सनल अलाउंस पीरियड्स के अंदर पेपर में गिवन होता है, लेकिन आपको याद हो ही जाएगा, इतने क्वेश्चंस आप करोगे इंशाल्लाह। तो आंसर क्या है? 27,000 और इसकी भी सीक्वेंस वही फॉलो होगी जो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट की थी, कि पहले नॉन सेविंग से, नॉन सेविंग कम पड़े तो सेविंग से, सेविंग कम पड़े तो डिविडेंड से, और डिविडेंड भी कम पड़ जाए तो वेस्ट हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। और टोटल कॉलम का आंसर भी बता दो यार। ये हो गया भाई हमारे पास ऐसा पहला क्वेश्चन जिसके अंदर आपने टैक्सेबल इनकम तक आप पहुंचे हैं। फटाफट इसको भी लिख लीजिएगा। ऑनलाइन वालों क्या क्या नाम है? उवैस, नाइमा, हसन, साजिद। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज आ रही है। सर मेरा क्यों क्वेश्चन था कि जैसा अभी हमने क्वालिफाइंग इंटरेस्ट में देखा कि जो है अगर हमारी इनकम थी वो हमारी उससे कम थी तो हमें रिलीफ वेस्ट हो रहा था हमारा। तो क्या पर्सनल अलाउंस में भी इस तरीके का ही कुछ होता है? बिल्कुल सेम होता है कि पर्सनल अलाउंस भी पहले नॉन सेविंग से माइनस होगा, नॉन सेविंग के बाद सेविंग से, सेविंग से बाद डिविडेंड से, और अगर मिसाल के तौर पे यहाँ टोटल इनकम ही 5,000 की होती तो सिर्फ 5,000 का पर्सनल अलाउंस मिलता, बाकी सारा पर्सनल अलाउंस भी क्या हो जाता? गाया हो जाता, वेस्ट हो जाता। थैंक यू। ठीक है जी चलिए, अब पर्सनल अलाउंस तक तो आप पहुंच गए। अब एक सवाल है कि सर ये जो पर्सनल अलाउंस है ये गिफ्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से तोहफा है, कितना? 12,500। तो मेरे पाकिस्तानियों, लालची लोगों, सवाल करो, सर क्या ये पर्सनल अलाउंस बढ़ सकता है? सवाल है, सर कुछ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सनल अलाउंस डबल हो जाए और ये बढ़ जाए? तो इसका जवाब है नो। हाँ,
पर्सनल अलाउंस बढ़ नहीं सकता। क्या पर्सनल अलाउंस घट सकता है? तो जवाब है हाँ। पर्सनल अलाउंस बढ़े नहीं, गिरे है। पर्सनल अलाउंस बढ़े नहीं, गिरे है, बढ़ता नहीं है, कम हो सकता है। अब कम कैसे हो सकता है? तो अब कम कैसे हो सकता है इसको देखना है। तो अगर ज्यादा कमाओगे ना, क्या करोगे? ज्यादा कमाओगे तो गवर्नमेंट बोलेगी बेटा तू बहुत अमीर है, तेरे को रिलीफ नहीं देते। अब ये ज्यादा कमाओ कौन होता है? तो गवर्नमेंट कहती है इफ ANI ग्रेटर देन 1 लाख तो पर्सनल अलाउंस विल रिड्यूस। ये क्या बात हो गई? इफ ANI ग्रेटर देन 1 लाख पर्सनल अलाउंस विल रिड्यूस। ANI क्या होती है सर? अभी तक तो हमने बताया नहीं, तो हाँ नहीं बताया, अभी बताएंगे। रूल ये है कि अगर आपकी एडजस्टेड नेट इनकम, क्या रूल है? एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो आपका पर्सनल अलाउंस कम हो जाएगा, और कम होने का फार्मूला है वो भी आप सीख लोगे। अब एडजस्टेड नेट इनकम का भी अपना फार्मूला है। एडजस्टेड नेट इनकम कैसे निकालते हैं? तो पहले हम फार्मूला लिखते हैं, फिर क्वेश्चन से आपको समझाएंगे। टोटल नेट इनकम, नेट इनकम निकालने अभी आपने सीखी है थोड़ी देर पहले। टोटल के कॉलम से नेट इनकम उठाएंगे, इसमें 2 चीजें लेस करेंगे, ये दोनों चीजें पेपर में गिवन होंगी। एक है ग्रॉस गिफ्ट एड और दूसरी है ग्रॉस पर्सनल पेंशन। ये दोनों चीजें पेपर में आपको गिवन होंगी, टेंशन लेने का नहीं है। होती क्या है मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात करेंगे गिफ्ट एड की। सदका और खैरात करना चाहिए, बलाओं से बचते हैं, तो ANI को भी कम करता है सदका और खैरात। गिफ्ट एड बोले तो डोनेशंस, गिफ्ट एड बोलते हैं डोनेशंस को। और पर्सनल पेंशन, पर्सनल पेंशन का मतलब गिफ्ट एड पेमेंट है ये भी, और ये भी पर्सनल पेंशन की पेमेंट है। पर्सनल पेंशन क्या होती है? यूके में लोगों को बड़ी फिक्र होती है। देखो जब वो बुढ़े हो जाते हैं ना वहां पे, तो वो लोग घूमने फिरने निकल जाते हैं। पाकिस्तान में बंदा बुढ़ा होता है तो क्या होता है, हैं? पाकिस्तान में जब बंदा बुढ़ा हो जाता है ना, तो वो बिस्तर पे पड़ा होता है, उसको टेंशन, डिप्रेशन, उसकी फिक्र होती है। बच्चे, बहू और सास लड़ रही हैं, दामाद और बेटी लड़ रहे हैं, और क्या उसको 50 बीमारियां डायग्नोस हो रही हैं, बिस्तर पे पड़ा हुआ है और इंतजार मौत फरमा रहा है। ये आमतौर पे पाकिस्तानियों का हाल है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है ना, समझ रहे हो, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, इसलिए गोरे जो है ना वो बड़े अनोखे होते हैं। मैं दुबई 7 साल रह के आया, तो वहां पे बुर्ज खलीफा तो देखा होगा आपने, वहां पे फाउंटेन है, पानी डांस करता है, आसान जमाने फाउंटेन। तो वहां पे जब मैं अपने चूजों के साथ, यानी अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ जब वहां जाते थे छुट्टी वाले दिन चक्कर मारने के लिए, तो वहां पे आपको बुजुर्ग कपल नजर आएंगे, बिल्कुल शुड़ुंग, हाथ में लकड़ी, बाल सफेद, आईब्रो सफेद, लकड़ी से चल रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। वहां पे उनको घूर भी नहीं रहा, हाथ पकड़े चल रहे, लेकिन खैर। तो नोटिस हमने किया, फिर हमने उनसे पूछ भी लिया, तो पता ये चला कि गोरे जो है ना वो जिंदगी जीना शुरू करते हैं रिटायरमेंट एज पे। 55 साल रिटायरमेंट है वहाँ, हमारे यहाँ तो 60 है। तो वो लोग रिटायरमेंट के बाद जीते हैं, वर्ल्ड टूर मार रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। तो इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट वहां पे पेंशन देती है, वो तो उनकी इतनी होती है कि उनकी जिंदगी आराम से कट जाए यूके के अंदर सुकून से। तो एक्स्ट्रा सेविंग तो वहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट भी वो हर कोई नहीं करता। तो वहां पे कुछ फंड्स होते हैं, पर्सनल पेंशन फंड्स,
कि आपको रिटायरमेंट के बाद एडिशनल चाहिए पैसा। गवर्नमेंट तो आपको मिसाल के तौर पे 1000 पाउंड देगी। अब 1000 पाउंड मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट दे रही है, तो 1000 पाउंड में आपका खाना पीना रहना सहना हो रहा है। अब आप अय्याशी भी करना चाहते हैं, ज़ौजा मोहतरमा वाले की आप बुर्ज खलीफा भी देखना चाहते हैं, फाउंटेन भी देखना चाहते हैं, फरारी वर्ल्ड भी जाना चाहते हैं, और एमिरेट्स की एयरलाइन में कुछ और काम भी आपके हैं, शहद वहद भी आप पीना चाहते हैं, तो इन सारे कामों के लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। तो पर्सनल पेंशन फंड्स होते हैं कि उसमें आप कंट्रीब्यूट करो, रिटायर होगे तो एक्स्ट्रा पैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। उन फंड्स को कहते हैं पर्सनल पेंशन फंड, जिसमें एडिशनल पैसा अपनी नॉर्मल लाइफ में डालते हो, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा पेंशन मिलती है। तो ANI के लिए ये दो चीजें माइनस करनी होती हैं। अजान हो रही है, बस ये एक बात करके फिर हम उठेंगे। हाँ, आपको पेपर में किया होगा कि 22-23 में इतना इतना जमा किया। ये दोनों अमाउंट्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ये दोनों अमाउंट्स बाय डिफॉल्ट नेट होती है। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, ग्रॉस। जो जॉब करते हैं ना उनको विदहोल्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट पता होगा। पाकिस्तान में हर पेमेंट पे 4.5% विदहोल्ड होता है, यूके में 20% विदहोल्ड होता है। ठीक है, तो जो जॉब वाले बच्चे नहीं है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर सर टैक्स पेयर हो तो फिर वो आधा होता है। मैं बताया था, वो जो NTN रजिस्टर्ड होता है उसके लिए 4.5 है, और रजिस्टर्ड इनएक्टिव है तो फिर 9 है। सही है, और अभी 5.5 हो गया है। मुबारक आपको, और ये बजट में पास किया है ना, 5.5 कर। तो अब ये ग्रॉस लेना है, और ग्रॉस अप करने का ये फार्मूला बस यूज कर लेना, चुपचाप से आपका आंसर सही आएगा। क्वेश्चन बोले ग्रॉस है तो क्या फिर फार्मूला लगाओगे? ऑलरेडी आपको अगर ग्रॉस अमाउंट दे दी, लिख दिया ग्रॉस गिफ्टेड 1000, क्या आप दोबारा उस 1000 जो ऑलरेडी ग्रॉस है उसे फार्मूला लगाने जाओगे? नहीं ना, उसको एज इट इज ले लोगे। और अगर साइलेंट है, बाय डिफॉल्ट है, यानी ये दोनों अमाउंट्स बाय डिफॉल्ट नेट होती हैं, आप फार्मूला लगा के ग्रॉस अप करते हो। पर्सनल पेंशन किसी ने पूछा ऑनलाइन में, तो मैं बता देता हूँ। पर्सनल पेंशन ये है कि आप अपनी जिंदगी में किसी पेंशन कंपनी के पास पैसे जमा कराते हो, और जब आप 55 साल के होगे तो फिर आपको वो कंपनी जो है वो एक्स्ट्रा पेंशन देगी। एक तो गवर्नमेंट पेंशन देती है, स्टेट पेंशन होती है। प्राइवेट पेंशन जो है वो अगर हासिल करना चाहते हो ताकि दुबई शुबई घूम सको, तो आप पर्सनल पेंशन फंड्स में कंट्रीब्यूट करते हो, और इस तरह से आपके पास ANI आती है। ANI निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि अगर ANI का आंसर 1 लाख से ज़्यादा आ गया तो पर्सनल अलाउंस को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, जो कि हम नमाज के बाद देख लेंगे। हाँ, 15 मिनट कितनी देर लगती होगा? चले, अभी क्या 7:30 हुए ना, 7:50। 7:50 देखो आ जाना, ताकि हम आज पहली क्लास जल्दी खत्म करें। ऑनलाइन वाले भी नमाज पढ़िए, मुसल्ले बिछा लीजिए। तो नहीं हुई, हाँ नहीं, तूफान चल गया मेरे ख्याल में। हाँ, वरना कराची का तो बुरा हाल हो जाएगा। कराची में बारिश सहने की अब ताकत नहीं है। अभी आएगी ना, आनी तो है, मेहर बना है ना, जबरदस्त। चलो भाई, हमने बात की कि पर्सनल अलाउंस 12,570 है। अगर ANI 1 लाख से ज्यादा हो तो ये कम हो जाता है।
ये सारी बातें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। ANI जो भी हमने बताया उसका फॉर्मेट वगैरह हर चीज यहाँ पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम इसको अभी करेंगे। मिस्टर उस्मान, ठीक है। कंट्रोल N, कंट्रोल V, छोटा हो गया ये, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा, शाबाश। उस्मान साहब हैं, उनकी ट्रेडिंग इनकम है कितनी है? 1,10। और चैरिटी की है उन्होंने, गिफ्टेड किया है कितना? 4,000 ग्रॉस। ग्रॉस है तो क्या ग्रॉस अब करोगे बैठ के? नहीं करोगे। अब हम अपने फॉर्मेट पे चलेंगे। फॉर्मेट क्या है? नॉन सेविंग्स। क्या इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट और डिविडेंड है? नहीं है, तो बस 2 ही कॉलम बनेंगे, एक नॉन सेविंग का और एक टोटल का। जिसका चीज नहीं है उसको लिखने की अभी जरूरत नहीं है, जहां होगी हम बताएंगे। ट्रेडिंग इनकम हमें पता है, ट्रेडिंग इनकम इज पार्ट ऑफ नॉन सेविंग। करेक्ट और रॉन्ग? मुझे एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट है? नहीं। हाँ भाई, कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है? नहीं है, तो ये हमारा तरीका है कि यही नेट इनकम है, और यूं ही पेपर में लिख देंगे। सही है, अलग से वो माइनस करके दिखाएंगे, इतनी होशियारी करने की जरूरत नहीं है। यही ट्रेडिंग इनकम, यही टोटल इनकम और यही नेट इनकम है। खुद हमारे दिमाग में रिक्वायरमेंट क्या है? टैक्सेबल इनकम। हमारे दिमाग में खुद घंटी बजेगी कि आपने नेट इनकम के बाद पर्सनल अलाउंस माइनस करना है, और इसकी वर्किंग अब से होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वर्किंग करनी है? आप देखें, ये नेट इनकम टोटल के कॉलम में, तो नेट इनकम टोटल के कॉलम में लाख से ऊपर है, तो शायद ANI भी लाख से ऊपर हो। टेस्ट करना पड़ेगा। ANI का क्या फॉर्मूला भी लिखवाया था, आप सबने नोट किया है ना? क्या था? टोटल नेट इनकम। टोटल नेट इनकम मतलब टोटल के कॉलम से नेट इनकम, यानी ये चीज मेरे अजीज, टोटल के कॉलम से नेट इनकम कितनी? 1,10। मैंने सिखाया 2 चीजें माइनस होती हैं, एक है ग्रॉस गिफ्टेड, डोनेशंस को बोलते हैं, और ग्रॉस पर्सनल पेंशन, किसी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करना। ग्रॉस पर्सनल पेंशन नहीं दी हुई, गिफ्टेड कितना ग्रॉस दिया हुआ है? ग्रॉस ही दिया हुआ है, तो ये फार्मूला चलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रॉस ही दिया हुआ है। क्या आंसर आया? 1,06,000। क्या बोलेंगे इस 1,06,000 को? एनी। एनी, किसी का नाम निकला ना, एनी का बहुत मारेगी पकड़ के। ANI, एडजस्टेड नेट इनकम। नहीं, ANNI होती है। कुर्रतुल ऐन को एनी बोलते हैं ना लोग। हाँ हाँ, कुर्रतुल ऐन का मतलब होता है आंखों का नूर। ठीक है, ये देखो कैसे कैसी बातें कर रहा है बंदा, सही नहीं है। चलो, अच्छा ये नॉलेज यही वाली चाहिए ना? सही सही, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, क्या बात। तो भाई ख्वातीन हज़रात, हम एनी तक पहुंच गए हैं, ANI तक पहुंच गए हैं। कोई सवाल है किसी का? तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इसको साथ साथ लिखते हुए जाइएगा। हाँ, क्यों? अब देखो, ANI ज्यादा है, कितने से? 6,000 से, 1,00,000 से। 1,00,000 से ज्यादा है तो क्या होगा? तो होगा पर्सनल अलाउंस गिरेगा। कैसे गिरेगा? तो मेरे अल्फाज पे गौर करना, जो बोलूं उसको याद कर लो। एक्सिस के हाफ से पर्सनल अलाउंस गिर जाएगा। एक्सिस के हाफ से मतलब क्या हुआ? अब मैं करके दिखाऊंगा। मुझे बताओ, 1,00,000 से कितनी ज्यादा ANI है? 1,00,000 से कितनी ज्यादा ANI नजर आ रही है आपको?
लाख से कितना एक्सेस में है, लाख से कंपेयर करो तो कितना एक्सेस है 6000। 6000 का आधा क्या होता है, 3000। यानी 3000 से पर्सनल अलाउंस गिर जाएगा तो कितना रह जाएगा 12570 फिक्स है। एक्सेस के हाफ से, यानी आपने बताया 3000 से गिर जाएगा तो कितना रह जाएगा। अभी हम करके देख लेते हैं। अब इसको मैथ्स, जिसको ये उर्दू में आ गई बात समझ तो वो डायरेक्ट कर सकता है, और जिसको नहीं आई उसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं कि भाइयों और बहनों पर्सनल अलाउंस होता है 12570, एक्सेस के हाफ से रिड्यूस होता है। एक्सेस कैसे निकलता है, एक्सेस का फार्मूला है 1,00,000 ANI माइनस 1,00,000। ये फार्मूला है भाई जो आपने डायरेक्ट बताया कि एक्सेस का आधा 6000 एक्सेस है, इसका आधा मतलब 3000 से पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा। ये इस फार्मूले की तरह कर सकते हैं। 12570 है, ANI कितनी थी 1,06,000, लाख से कितनी ज्यादा है 6 का आधा करो 3000 से रिड्यूस करो कितना आएगा 8,000 9,500। टोटल कॉलम से तो करना ही करना है, और कितनी आएगी जो भी आएगी लिख लीजिएगा। तो ये हमारे पास हमने सीखा कि पर्सनल अलाउंस 12,570 होता है, लेकिन अगर ANI 1,00,000 को क्रॉस करे तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाता है। तो ये बात समझ नहीं, 1,00,000 तक की लिमिट है। अगर 1,00,000 से अगर ये 1,00,000 से कम होती तो 12,570 पूरा मिलेगा। 12,570 पूरा मिलता। लाख तक अगर आपकी इनकम है तो पूरा 12,570 मिलेगा, जैसे कि इससे पिछला क्वेश्चन था। लाख से जैसे ही क्रॉसिंग हुई ना, अमीर हो गया, लाख पाउंड से ऊपर कमाने वाले को हम बोलते हैं अमीर आदमी। जैसे ही आप अमीर हुए आपका क्या गिर जाएगा पर्सनल अलाउंस, फार्मूला लग के कम हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, शाबाश। टैपिंग भी कहते हैं, टैपिंग भी कहते हैं। बोल सकते। हमारे पास आ गया एडजस्टेड पर्सनल अलाउंस माइनस हुआ और टैक्सेबल इनकम आ गया। 4,000 का गिफ्ट दिया हुआ तो वहां में तो एग्जाम है वैसे। हाँ, गिफ्ट एड और पर्सनल मेंशन अगर हो तो ANI की वर्किंग से माइनस होती है। तो 1,06,000 हो गया, फिर उसमें जो है जो 6,000 ज्यादा था मतलब 6 जो ज्यादा होगा उसको आधा करेंगे और आधा करके पर्सनल अलाउंस से माइनस करेंगे और जो बचेगा हमने उसमें माइनस कर बिल्कुल सही फरमाया। सर ये हम इसको माइनस तो करेंगे गिफ्टेड और क्योंकि ये एग्जाम पे जब भी हम अच्छा से निकाल लें। ये गवर्नमेंट ने हाँ एग्जाम किए हुए हैं तभी ये हटा रहे हैं, वरना तो आपका जो है वो 5,000 से रिड्यूस हो जाता ना। हाँ ज्यादा फिर ज्यादा चले ज्यादा नुकसान होता है इसलिए। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों को क्वेश्चन है। साजिद, हसन, नाइमा एंड उवेश। इसको कॉपी कीजिए। ये आप देंगे इस पर लेवल लिखे हुए थे इतने यहाँ तक के एग्जाम है, यहाँ तक तो देंगे आप नोट्स में रहेंगे। अच्छा, मेरे पास आपके नंबर अभी आ जाएंगे ना, फिर हमारा अभी तो वो ऐसा ग्रुप बना हुआ है ना इसमें हर कोई है, फिर वो ग्रुप रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जो वो इनरोल्ड होंगे वो रहेंगे, बाकी सब उड़ जाएंगे, तो फिर उसी ग्रुप में सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। ये वाले नोट्स तो मैं भेज ही देता हूँ, उसका मसला नहीं है। जो अभी तो पता नहीं कौन कौन है। अंडरस्टूड, ओके। कॉपी कीजिए, शाबाश। ऑनलाइन वालों कॉपी करना है। ऑनलाइन वालों के साथ स्पेशली ये मसला होता है कि कॉपी नहीं करते, बोलते हैं स्क्रीन पे तो है ना काफी है। और हो गया। सर अब दूसरे से भी पढ़ाते हैं नॉट नोट आप टेक्स्ट फाइल करना भी चाहते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट फाइल करना भी सीखते हैं, इस सब्जेक्ट के अंदर टेक्स्ट फाइल करना भी सीखते हैं भाई। फाइल करना यानी एज ऑनलाइन फाइलिंग नहीं होती, उसकी थ्योरी सारी पढ़ लेते हैं।
सही है, वो आप लोग हो गया। ऑनलाइन वालों को कर लिया कॉपी, किसी का नहीं हुआ है तो बता देना। अब हैंड आउट से हम उठा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाम है मिस्टर अली। इसका आंसर आप लोग बताएंगे हमें। हमें चाहिए टैक्सेबल इनकम। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। मिस्टर अली, आपने बतानी है टैक्सेबल इनकम। जिन्होंने कॉपी नहीं भी किया उसके लिए भी है कि ऊपर वाला नजर आ रहा है। शाबाश। एक लाख 16,930। 1,16,930। हाँ, एक आंसर है 8। फाइनल टैक्सेबल इनकम बताइए अवेश। पर्सनल लॉस कितना आ रहा है? 8,070। बाकी लोग भी फटाफट करो भाई। 1,16,930। सही। तो हम करके देख लेते हैं। वैसे 1,16,930 सही आंसर है। नॉन सेविंग्स, सेविंग वगैरह की जरूरत नहीं है। टोटल बताइए, एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है? 1,25,000। पर्सनल अलाउंस, अब यही एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है और यही नेट इनकम भी है। पर्सनल अलाउंस अब जब हमें लाख से ऊपर ऊपर नजर आ गया, हमें पता है कि यार इसमें कुछ गड़बड़ होगी और वर्किंग होगी। टोटल का कॉलम, टोटल एक कॉलम से जो उठता है उसको हम बोलते हैं टोटल नेट इनकम। निकालने के आए हैं ANI। 1,25,000 आ गया। क्या लेस करते हैं? दो चीजें, ग्रॉस गिफ्टेड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन। पर्सनल पेंशन तो दी भी नहीं है। गिफ्टेड नेट इंटू 100/80 करने की जरूरत इस क्वेश्चन में भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली ग्रॉस ही दिया हुआ है। क्या आएगा? ANI कितनी है? 1,09,000। रूल के हिसाब से क्या था कि भाई जो पर्सनल अलाउंस है 12,570 का, एक्सेस के हाफ से, लाख से कितनी ज्यादा ANI है? हाँ ये रही ना। चलो नाम टाइम आपको और आप चाहिए सही है। दो नाम मैं दूसरी पे लिख दूंगा। एक्सेस के हाफ से जो है वो हम क्या कर देंगे इसको?
ऑनलाइन होगा ना। हाँ भले ही। मैंने भेज दिए अपने दानिश में उसामा को भेज दिए, सबके नाम भेज दिए। एक्सेस के हाफ से क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा। तो एक्सेस था 9000, उसका आधा हुआ 4.5, कितना है ये 80 8070 8070 का पर्सनल लॉस आ गया, और कितना बचा 900। ये आपका बिल्कुल सही आंसर आया, बेहतरीन हो गया। आज पहली पहली क्लास है, इतना ज्यादा पढ़ के क्या करोगे। ठीक है, हैंड आउट में भी भेज देता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसको आप देख लेना। हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं अभी तक। नेक्स्ट क्लास वही ग्रुप में जो सामा है वो बता देंगे, तो उसके हिसाब से ही टाइम टेबल भी शेयर हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऑनलाइन वालों तो बता दीजिए, वरना अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ, पढ़ना शुरू कर दो शाबाश। आज पहला दिन है ना बेटा।